एंथ्रोपोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अनपैक करेंगे। हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? We'll discuss the scope and uniqueness of anthropology, Okay. the importance of the biocultural approach, how to synergize the core branches, field methods in archaeological anthropology, आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस, Right. इसके मेजर ब्रांचेस का डीप डाइव, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर एक स्पेशल नोट, कंटेम्प्रेरी इंडिया में इसका रोल वाओ, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। और भी है, इसके मेजर सब डिविजन्स, सोशल साइंसेज में इसकी पोजीशन और फाइनली लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का क्विक ओवरव्यू। तो सीट बेल्ट लगा लो, हम एक सुपर डिटेल और एनर्जेटिक डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। Let's do it. Okay, so पहला क्वेश्चन है from 2021. Elaborate the scope of anthropology and elucidate its uniqueness in the field of other social sciences. Broad, micro theme. The comprehensive breadth, scope of anthropology and its distinct methodological and philosophical identity compared to other social sciences. एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, इसको सिंपल रखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, जैसा मेलविल हर्स्कोविट्स ने कहा, इंसानों की कंपैरेटिव और होलिस्टिक स्टडी है। होलिस्टिक मतलब हर एंगल से देखना। एग्जैक्टली हम इंसानी बिहेवियर को कल्चर, बायोलॉजी, हिस्ट्री सबको जोड़कर देखते हैं, कोई भी पीस मिस नहीं करते। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हो। सोशियोलॉजी शायद टीम के स्ट्रक्चर को देखेगी, साइकोलॉजी हर मेंबर के माइंड को, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी देखेगी कि टीम के रिचुअल्स क्या हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज मतलब जार्गन कैसी है, उनका पास्ट कैसा था, और ये सब मिलकर टीम को क्या बनाता है। दैट्स होलिज्म। बिल्कुल सही एनालॉजी। अब इस आंसर को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ओके, कैसे? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। शुरुआत मेलविल हर्स्कोविट्स की डेफिनेशन से करो, कंपैरेटिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करता है। एग्जामिनर को पहले सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जैक्टली। सेकंड, द बॉडी। यहाँ 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसको 4 फील्ड अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन करना बेस्ट रहेगा, है ना? परफेक्ट। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो सोशल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स पर फोकस करती है। क्लिफर्ड गियर्ड्स का थिक डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट मेंशन करना बोनस पॉइंट्स देगा। ओके, कल्चरल। फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये ह्यूमन एवोल्यूशन, जेनेटिक्स और एडेप्टेशन की स्टडी है। फिर आर्कियोलॉजी, जो मटेरियल रिमेन से पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करती है। इसमें लुइस बिनफोर्ड का प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी का आइडिया इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और लास्ट, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज और कल्चर के रिलेशनशिप को देखती है। यहाँ सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस का जिक्र जरूर करना। गॉट इट। सो दैट वाज पार्ट ए ऑफ द बॉडी। पार्ट बी। पार्ट बी, यूनिकनेस। 3 की पॉइंट्स। पहला, होलिस्टिक अप्रोच, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। पूरे ह्यूमन कंडीशन को देखना, टुकड़ों में नहीं। करेक्ट। दूसरा, कंपैरेटिव मेथड, अलग अलग सोसाइटीज को कंपेयर करके यूनिवर्सल पैटर्न्स ढूंढना। और तीसरा, फील्ड वर्क एंड एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी लोगों के बीच रहकर उन्हें समझना। ये इसका सिग्नेचर मेथड है। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव और साइंस ह्यूमैनिटीज के ब्रिज होने की बात करके रैप अप करो। मेंशन करो कि ये विंडो इनटू द पास्ट है जो प्रेजेंट को समझने में हेल्प करती है। ग्रेट ब्रेकडाउन। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चन सोचते हैं। फर्स्ट, आंसर में सब्सटैंसिएशन के लिए एग्जांपल्स जैसे मैलिनोव्स्की या सारा टिशकॉफ यूज करना क्यों जरूरी है? एग्जांपल्स आपके पॉइंट्स को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से कॉन्क्रीट प्रूफ्स में बदल देते हैं। दे शो यू डोंट जस्ट नो द थ्योरी, यू कैन अप्लाई इट। समझे? मेक सेंस? सेकंड, होलिस्टिक अप्रोच को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? इसे एक जिक्सॉ पजल की तरह समझाओ, जिसमें हर पीस बायोलॉजी, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री जरूरी है पूरी पिक्चर देखने के लिए। परफेक्ट एनालॉजी। थर्ड, फ्लोचार्ट जैसी चीज जैसे द एंथ्रोपोलॉजिकल यूनिक सिंथेसिस को आंसर में कैसे यूज करें। फ्लोचार्ट एक विजुअल समरी है। ये क्विकली शो करता है कि कैसे सारे फील्ड्स आपस में जुड़कर एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। इट्स अ ग्रेट टूल फॉर स्कोरिंग। ओके, फोर्थ, क्रॉस क्वेश्चन। अगर टाइम कम हो तो यूनिकनेस सेक्शन के 3 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली द होलिस्टिक अप्रोच, ये एंथ्रोपोलॉजी के दिल है, इसके बिना बाकी सब अधूरा है। A survey asks what people do. Participant observation helps understand why they do it from their own perspective, the insider's perspective. And last one, how can I connect the scope and uniqueness parts smoothly? Use a transition like, now that we've seen the vast scope of anthropology through its 4 fields, let's understand what truly makes it unique among other social sciences. Simple or effective. Perfect. Now pause and practice saying, anthropology's uniqueness lies in its holistic, comparative and fieldwork based approach. चलो ट्राई करो। Anthropology सिर्फ क्या नहीं, बल्कि इंसान होने का पूरा पैकेज स्टडी करती है, और यही इसकी सुपर पावर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, दोस्तों. The biocultural approach is the hallmark of biocultural anthropology. Explain. ये 2021 का है, 10 marks का. Broad micro theme. The integration of biological and cultural variables as the foundational and defining methodology in biological anthropology. हाँ, ये क्वेश्चन सीधा कॉन्सेप्ट के हार्ट में जाता है। बिल्कुल। बायोकल्चरल अप्रोच का मतलब है कि हमारी बायोलॉजी और हमारा कल्चर आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को शेप करते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल है? शॉविडेल वर्शबर्न ने इस न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को पायनियर किया था। उनका काम इसका फाउंडेशन है। इसका एक सुपर कूल एग्जाम्पल है लैक्टोज टॉलरेंस। हजारों साल पहले ज्यादातर इंसान दूध नहीं पचा पाते थे। राइट, दे वर लैक्टोज इंटॉलरेंट। फिर कुछ कल्चर्स ने डेयरी फार्मिंग शुरू की। बस ओवर जनरेशंस उन पॉपुलेशंस में एक जेनेटिक म्यूटेशन कॉमन हो गया जो उन्हें मिल्क डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। देखा,
कल्चर यानी फार्मिंग ने बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स को बदल दिया। एग्जैक्टली यही है बायोकल्चरल अप्रोच इन एक्शन। बिल्कुल। चलो इस आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। शर्वुड एल वॉशबर्न का नाम और उनका कॉन्सेप्ट न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मेंशन करके स्टार्ट करो। ओके और डिफाइन करना है कि बायोकल्चरल अप्रोच जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और कल्चर के रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस को स्टडी करता है। परफेक्ट। देन द बॉडी। यहाँ 3 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देने हैं जो बायोकल्चरल फीडबैक लूप को दिखाते हैं। पहला तो वही लैक्टोज टॉलरेंस वाला। हाँ, एवोल्यूशनरी सिनर्जीज एंड डाइट। यहाँ लैक्टोज टॉलरेंस वाला एग्जांपल विद सेरा टिशकॉफ्स रिसर्च फिट होता है। कल्चरल इनोवेशन ने जेनेटिक सिलेक्शन को ड्राइव किया। ओके सेकंड एग्जांपल। पैथोलॉजिकल डायनामिक्स इन एग्रीकल्चर। सिकल सेल ट्रेट वाला क्लासिक एग्जांपल दो। फ्रैंक बी लिविंगस्टोन ने शो किया कि कैसे एग्रीकल्चर ने मलेरिया एनवायरनमेंट को बढ़ाया, राइट, जिसने सिकल सेल ट्रेट बायोलॉजी को एक एडवांटेज बना दिया। वाओ। और तीसरा एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। टिबेटन हाईलैंडर्स का एग्जांपल दो। सिंथिया एम बील ने उनके यूनिक जेनेटिक एडेप्टेशंस को स्टडी किया जो हाई एल्टीट्यूड लिविंग से शेप हुए। राइट। और फिर कंक्लूजन में कहो कि इस अप्रोच के कारण ह्यूमन बायोलॉजी को कभी भी उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं देखा जा सकता। ये ह्यूमन एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को समझने का प्राइमरी फ्रेमवर्क है। ऑसम। अब इसके लिए कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, इस आंसर में फीडबैक लूप का आइडिया कैसे प्रेजेंट करें? एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाओ। कल्चरल प्रैक्टिस, एनवायरमेंटल चेंज, जेनेटिक सिलेक्शन। ये लूप का आइडिया विजुअली क्लियर कर देगा। व्हाई इज इट कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस? क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। कल्चर बायोलॉजी को बदलता है और बदली हुई बायोलॉजी नए कल्चरल पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ओके, मेक सेंस। थर्ड, सिर्फ एक एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। फॉर अ 10 मार्कर, 2 to 3 स्ट्रॉन्ग डाइवर्स एग्जाम्पल्स, डाइट, डिजीज, एनवायरमेंट, शो अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग. It proves the concept is widely applicable. how can I make the introduction more impactful? Start with a bold statement like, humans are not just a product of their genes, nor just their culture, but a dynamic interplay of both. This is the core of the biocultural approach. Is there a risk of sounding too technical? Yes. इसलिए हर टेक्निकल टर्म जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस या सिकल सेल ट्रेट के बाद उसे सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि वो क्यों एक बायोकल्चरल एग्जाम्पल है। Got it? And sixth, what's the main takeaway for the conclusion? The conclusion should emphasize that you cannot study human biology in a vacuum. Context is everything. याद रखना। Absolutely. Well put. अब प्रैक्टिस करो। पॉज करके बोलो, The biocultural approach examines the reciprocal influence between biology and culture. Rehearse this. हमारी बायोलॉजी और हमारा कल्चर एक डांस में है जहां दोनों एक दूसरे के स्टेप्स फॉलो करते हैं और लीड करते हैं। Perfectly said. चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ द डिसिप्लिन, ये 20 मार्क्स का है फ्रॉम 2020। ब्रॉड माइक्रो थीम, द रीइन्विगोरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज होलिस्टिक स्पिरिट थ्रू द फंक्शनल एंड थियोरेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इट्स 4 कोर ब्रांचेस। ये क्वेश्चन होलिज्म के आइडिया पर वापस आता है। हाँ, और इसमें कीवर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि जब ब्रांचेस मिलकर काम करती हैं तो रिजल्ट उनके इंडिविजुअल पार्ट्स के सम से ज्यादा पावरफुल होता है। राइट। एल्फ्रेड एल क्रोबर की कोट यहाँ परफेक्ट है। द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइंसेज एंड द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज। बिल्कुल। सोचो एक डिटेक्टिव केस सॉल्व कर रहा है। एक डिटेक्टिव को सिर्फ फिंगरप्रिंट्स मिले, बायोलॉजिकल एंथ्रो। दूसरे को सिर्फ मोटिव, कल्चरल एंथ्रो। तीसरे को क्राइम सीन का मैप, आर्कियोलॉजी। और चौथे को एक क्रिप्टिक लेटर, लिंग्विस्टिक एंथ्रो। जब तक वो चारों मिलकर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, केस सॉल्व नहीं होगा। दैट्स सिनर्जी। एग्जैक्टली। लेट्स स्ट्रक्चर दिस आंसर। इंट्रोडक्शन में एल्फ्रेड एल क्रोबर की कोट से स्टार्ट करो। ये एंथ्रोपोलॉजी की यूनिक मल्टीडिसिप्लिनरी आइडेंटिटी सेट करता है। और बताओ कि सिनर्जी ही इस डिसिप्लिन की असली होलिस्टिक स्पिरिट को जिंदा करती है। करेक्ट। फिर बॉडी को 2 हिस्सों में बांटो। पार्ट ए, सिनर्जाइजिंग कोर ब्रांचेस। एक्सप्लेन करो कि हर ब्रांच क्या कंट्रीब्यूशन देती है। ओके, सो बायोलॉजिकल ब्रांच बिहेवियर का बायोलॉजिकल बेसिस बताती है। कल्चरल ब्रांच उस बायोलॉजिकल डेटा का सोशल कॉन्टेक्स्ट देती है। लिंग्विस्टिक ब्रांच लैंग्वेज से कल्चरल आइडेंटिटी को जोड़ती है। और आर्कियोलॉजी पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करके एवोल्यूशन को ब्रिज करती है। राइट। और बॉडी का पार्ट भी। पार्ट बी, फंक्शनल सिनर्जीज यानी केस स्टडीज। यहाँ रियल एग्जांपल्स दो जहाँ सिनर्जी दिखती है, जैसे एवोल्यूशनरी रिकंस्ट्रक्शन। निएंडरथल जेनेटिक्स बायो प्लस टूलकिट्स आर्च इज इक्वल्स टू उनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये एक ग्रेट एग्जांपल है। हाँ, या फिर पब्लिक हेल्थ जहाँ मलेरिया रेजिस्टेंस बायो को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कल्चरल से जोड़ते हैं। क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी भी हो सकता है। एंशिएंट फार्मिंग डेटा से मॉडर्न फूड सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना। बिल्कुल। और कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स में ह्यूमन जीनोम डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट जैसा एग्जांपल दो। और फिर कंक्लूजन में कहो कि सिनर्जी से ही एंथ्रोपोलॉजी 21st सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है। ब्रिलियंट। टाइम फॉर सम क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डू आई शो द सिनर्जी एंड नॉट जस्ट लिस्ट द 4 ब्रांचेस? Anthropology provides the crucial why behind our behaviors. Connect the branches. The Neanderthal example is powerful. Why? Because it perfectly demonstrates synergy. सिर्फ हड्डियां बायो देखकर हम उन्हें प्रिमिटिव समझते थे, लेकिन उनके टूल्स आर्च ने शो किया कि वो सोफिस्टिकेटेड थे। दोनों मिलाकर पूरी स्टोरी बताते हैं। What is a common mistake students make in this type of question? सिर्फ हर ब्रांच को अलग अलग एक्सप्लेन कर देना। द क्वेश्चन इज अबाउट सिनर्जाइजिंग।
So focus on the interaction and integration, not just the definitions. How can the conclusion be made more impactful for a 20 marker? Link it to a current global issue like climate change or pandemics, explaining how only a synergistic anthropological approach can offer a complete solution. Is the Krober quote essential to mention? It's not essential, but it's a very high-impact opening. It immediately shows deep knowledge and sets a thoughtful tone. How does the structure of this answer demonstrate holism itself? Cool, na? Excellent point. The structure first breaks down the parts, the branches, and then shows how they combine into a functional whole, the case studies, mirroring the very concept of holism. That's very meta. Okay, time to practice? Pause, or आराम से बोलो. Synergy among the four branches revitalizes anthropology's holistic spirit, enabling it to tackle complex global challenges. एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस एक रॉक बैंड की तरह है, अलग-अलग टैलेंटेड हैं, पर जब एक साथ परफॉर्म करते हैं तो मैजिक होता है. बिल्कुल. Next question देखते हैं. चलो, next question. Give an account of the field methods used in the study of archaeological anthropology. This is a 15-marker from 2018, broad micro-theme. Methodological frameworks in archaeological anthropology used to locate, recover, and document material remains to interpret past human activities. So basically, archaeologists पास के डिटेक्टिव्स कैसे बनते हैं? Huh. As Kathleen Deegan said, the core of it is the systematic recovery of evidence. Systematic. Right. So it's not like Indiana Jones, बस cool artifacts उछालिए. It's a proper science. Crime scene investigation की तरह. हर छोटा piece of evidence carefully document होता है. So इसका आंसर स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंट्रोडक्शन में कैथलीन डीगन को कोट करके साइंटिफिक टोन सेट करो. फिर मेन बॉडी को दो पार्ट्स में बांटो. Okay. साइट्स को ढूंढना. एग्जाम्पल है पर्सी फॉसेट सर्च इन द अमेज़न. फिर आएगा excavation, the careful digging process. हाँ, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है सर लेनर्ड वुलीज एक्सकवेशन ऑफ उर. फिर मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. इसके लिए मॉर्टिमर व्हीलर्स ग्रिड मेथड फेमस है. बिल्कुल. और सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कहाँ डिग करना है. इसके लिए गॉर्डन विलीज वर्क इन पेरू इज अ गुड केस स्टडी. ये तो पार्ट ए हुआ. पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न अप्रोचेस, जैसे एथनो आर्कियोलॉजी, जिसमें लिविंग कम्युनिटीज को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड पास्ट बिहेवियर्स. और कूल स्टफ जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज. यस, लाइडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जीपीआर. लाइडार टेक्नोलॉजी ने माया सिविलाइजेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल दिया. वाओ. और कंक्लूजन में कहो कि इन मेथड से हम पास्ट लाइफ वेज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड दैट मॉडर्न टेक इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग द बाउंड्रीज. super clear. Okay, cross questions time. First, how can I explain the difference between vertical and horizontal excavation in a simple way? Vertical excavation is like cutting a slice of cake to see all the different layers which represent different time periods. Horizontal excavation is like uncovering one entire layer to see the layout of a single village. Great analogy. Second, why is context such an important word in archaeology? Because an artifact without its context is just an object. Uska location, soil layer, आसपास क्या मिला. That's what tells the story. एक पॉट टूम्ब में मिले तो उसका मतलब अलग है, किचन में मिले तो अलग. For a 15 marker, how many examples are good enough? One strong example for each major method is excellent. और अगर आप एक classic like Woolley और एक modern like LiDAR example दे सकें, it shows great breadth of knowledge. Fourth, how can I make my conclusion stronger? End by mentioning challenges जैसे site preservation या ethical issues और कैसे modern technology उन्हें overcome करने में help करती है. It adds a critical forward-looking perspective. Fifth, what's the role of ethnoarchaeology? थोड़ा complicated लगता है. It's simple. Imagine आप एक 2000 साल पुराने पॉट को समझने की कोशिश कर रहे हो. आप एक मॉडर्न ट्रेडिशनल विलेज में जाकर देख सकते हो कि आज के पॉटर्स वैसा ही पॉट कैसे बनाते और यूज करते हैं. It's using the present to understand the past. How can a flowchart of the archaeological research cycle help my answer? It provides a visual roadmap of the entire scientific process, from research design and discovery to interpretation and publication. Examiner के लिए एक brilliant summary है. Got it. Okay. Practice time. Pause and practice saying, archaeological methods are systematic procedures for reconstructing past lifeways from material remains. Archaeological methods वो scientific toolkit है जो buried, silent objects को हमारे ancestors की epic stories में बदल देती है. Perfect. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Okay, next up is a short note for 10 marks from 2018. The relevance of anthropology. Broad micro theme. The multi-dimensional utility and contemporary significance of anthropology in understanding the human condition. ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है, why does anthropology matter today? क्यों पढ़ें इसे? हाँ, ये so what वाला क्वेश्चन है. जेकब एंड बीटी स्टर्न ने इसे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहा था. राइट. जैसे पैंडेमिक के टाइम सिर्फ वैक्सीन बनाना काफी नहीं था. ये भी समझना जरूरी था कि कुछ कम्युनिटीज उसे लेने में हेजिटेंट क्यों थी. वहां एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल आता है. बिल्कुल सही एग्जांपल. सो इसका आंसर कैसे स्ट्रक्चर करें? एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. इंट्रोडक्शन में जेकब एंड स्टर्न की डेफिनेशन से स्टेज सेट करो. फिर बॉडी में क्लियर बुलेट पॉइंट्स यूज करो टू हाईलाइट इट्स रेलेवेंस. जैसे फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी. मालिनोव्स्की स्टडी ऑफ द कूलर एक्सचेंज इज अ क्लासिक एग्जांपल. ओके. सेकंड, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी. ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स में इसका रोल या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स को समझना. थर्ड पॉइंट, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है. हाँ, द अमूल डेयरी कोऑपरेटिव केस स्टडी इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ यूजिंग एंथ्रोपोलॉजिकल इनसाइट्स फॉर डेवलपमेंट. और बायोलॉजिकल इनसाइट्स भी. बिल्कुल. सारा टिश्कॉफ्स रिसर्च ऑन द एलसीटी जीन
और पॉलिसी एंड गवर्नेंस में नागाज या गोंड्स जैसी कम्युनिटीज के कस्टमरी लॉज को समझना। और कंक्लूजन में एंड करो कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ मिरर फॉर ह्यूमैनिटी दैट प्रोवाइड्स कल्चरली सेंसिटिव सॉल्यूशंस फॉर 21st century crisis. That's very clear. Let's get to the cross questions. 1. How can I avoid making this answer sound too generic and vague? By using specific, concrete examples for each point. Don't just say it helps in policy. Say it helps in forming specific policies like the tribal subplan by providing deep ethnographic insights. Specificity is key. For a short note, is it important to mention a critical angle? It's not mandatory, but adding a small critical point like mentioning that anthropologists are often underutilized in policy making can make your answer stand out. Of all the points about relevance, which one is the most important to highlight? Understanding human diversity is the foundational one. It fosters empathy, which is the starting point for any real-world solution. How do I structure my points to be memorable? Use a simple PE structure for each point. Point, example, public health, explanation, how anthropology helps, and example, COVID vaccine hesitancy. You use the phrase mirror for humanity. What does that really mean? It means that by studying other cultures, we learn more about our own. We see our own assumptions and biases reflected back at us. How does a flowchart like the relevance spectrum enhance the answer? It visually shows the process. Anthropology takes raw human data, analyzes it contextually, and produces practical solutions for real-world problems. It connects theory to application. Now pause and practice this. Anthropology's relevance lies in providing holistic and culturally sensitive solutions to modern problems. Anthropology सिर्फ एक academic subject नहीं है. It's a practical toolkit for building a more understanding and equitable world. Well said. Let's move on. Let's move to a 20 marker from 2017. Define anthropology. Describe the major branches of anthropology, elaborating on any one branch. Broad micro-theme, the structural division of anthropology into 4 major fields, and a deep dive into the biological dimension of human existence. So it's a classic 3-in-1 question. Define, describe, and elaborate. हाँ, हमें तीनों parts को properly address करना है. Let's start with the definition. Introduction में William Howell's 1962 definition is great. The study of man embracing all aspects of human existence, biological, historical, linguistic, and cultural. Okay? Definition हो गई. फिर आएगा main body part A, describing the 4 major branches. हाँ, यहाँ बस list करके briefly describe करना है. Biological, cultural, archaeological, and linguistic anthropology. एक line काफी है. And then the main part, main body part B. Elaborating on one branch. Let's pick biological anthropology. गुड चॉइस। यहाँ डिटेल में जाना है, इसके सब फील्ड्स को सॉलिड एग्जांपल्स के साथ कवर करो। फर्स्ट, पेलियोएंथ्रोपोलॉजी। The study of fossils. इसका बेस्ट एग्जांपल है डोनाल्ड जोहानसन्स डिस्कवरी ऑफ लूसी. करेक्ट। सेकंड, प्राइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स। Jane Goodall's groundbreaking research on chimpanzees is a must mention. थर्ड, ह्यूमन जेनेटिक्स. The study of genes. सिकल सेल एनीमिया वाला एग्जांपल यहाँ परफेक्टली फिट होता है। फोर्थ, ह्यूमन वेरिएशन, द स्टडी ऑफ फिजिकल डिफरेंसेस. बर्गमन्स रूल इज अ ग्रेट एग्जांपल. और फिफ्थ, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइंग दिस नॉलेज टू लॉ। क्लाइड स्नो का काम इन आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स ऑफ वॉर क्राइम्स एक पावरफुल एग्जांपल है। और इसका कंक्लूजन कैसा होगा? कंक्लूजन में स्टेट करो कि एंथ्रोपोलॉजी इन सब ब्रांचेस को सिंथेसाइज करके ह्यूमैनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। Fantastic. Let's get to the cross questions. 1. When I'm elaborating on biological anthropology, should I just list facts or should I try to tell a story? Tell a story, connect the dots, start with our ancient ancestors, Lucy, move to our living relatives, primates, then to our genes, how we adapt, and finally, how we use this knowledge today, forensics. It creates a compelling narrative. How do I make sure all 3 parts of the question, define, describe, elaborate, get the right amount of attention? Allocate your word count. Maybe a 10, 30, 60 split. Short paragraph for definition, a bit longer for describing branches, and the biggest section for the detailed elaboration. Why is Lucy such an important example in paleoanthropology? Because her skeleton was remarkably complete for its age and provided the first definitive proof of early bipedalism, walking on 2 legs. She literally changed our understanding of the human family tree. In the conclusion, is it a good idea to connect back to the other branches, even though I only elaborated on one? Yes, absolutely. Conclude by saying how biological anthropology, when combined with cultural or archaeological findings, gives a complete biocultural picture. This reinforces the main idea of holism. What's the common mistake students make in this kind of question? Spending too much time defining and listing and not leaving enough space for the elaboration, which is the main part of the question. The source material mentions Sherwood L. Washburn in the conclusion. Why is he important? Because Washburn championed the modern biocultural approach we discussed earlier. Mentioning him shows you understand the theoretical evolution of the field itself. Got it. Time for practice? Say this out loud. Biological anthropology explores human evolution through fossils, primates, genetics, and adaptation. Anthropology has 4 awesome teams, and today we did a deep dive into the biological team, which traces our physical journey from ancient ancestors to modern humans. When summarized. Next question. Okay, next up is a 10 marker from 2016. Differences between social anthropology and sociology. Broad micro-theme, the theoretical and methodological divergence between social anthropology and sociology. Ah,
द क्लासिक डिबेट। हाँ, E. एवंस प्रिचार्ड ने कहा था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्राइमरी कंपैरेटिव है, जबकि सोशियोलॉजी एनालिटिकल ऑफ मॉडर्न सोशल सिस्टम्स। so it's like two photographers capturing the same event but with different lenses. एक zoom lens यूज कर रहा है to focus on small details, anthropology, और दूसरा wide angle lens यूज कर रहा है to capture the whole crowd, sociology. दैट इज द परफेक्ट एनालॉजी। लेट्स प्रैक्टिस दिस आंसर। इंट्रोडक्शन में एवंस प्रिचार्ड का कोट यूज कर सकते हो। फिर मैं बॉडी को 2 सेक्शंस में बांटूं। Okay, first section. A divergence in scope and focus. Traditionally, social anthropology small scale, non-industrial society study करती थी, जैसे Malanovisky study of the Trobriand Islanders. और sociology large scale, complex industrial societies पर focus करती थी, जैसे Max Weber का analysis. Exactly. फिर B, methodological differences. ये key difference है। Anthropology qualitative, immersive methods, जैसे participant observation use करती है to get the emic और insider's perspective. जैसे एवंस प्रिचार्ड ने न्यू पीपल के साथ किया था. हाँ, जबकि सोशियोलॉजी ऑफन क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे लार्ज स्केल सर्वेज यूज करती है। इमर्स डुरखाइम की स्टडी ऑफ सुसाइड रेट्स इसका क्लासिक एग्जांपल है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि आजकल ये डिफरेंसेस ब्लर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दोनों डिसिप्लिन्स कास्ट इन इंडिया जैसे टॉपिक स्टडी करते हैं। Great. Cross questions. 1. Is it too simple to just say anthropology studies tribes and sociology studies cities? Yes, that's an oversimplification. It's better to say anthropology focuses on small-scale societies and qualitative depth, while sociology focuses on large-scale structures and quantitative breadth. The methodology is a bigger differentiator. You use the word emic perspective. What does that actually mean? Emic is the insider's point of view. It's understanding a culture from the perspective of the people living in it. This is what anthropologists try to achieve. The source material mentions a table comparing anthropology versus sociology. How does that help? A table is a fantastic way to visually summarize the key differences. Focus, method, key scholars. It makes your answer extremely clear and easy for the examiner to read. Should I take a side on which one is better? Absolutely not. The goal is to compare and contrast objectively. The conclusion should emphasize their complementary nature. The example of caste in India is mentioned in the conclusion. Why is it a good example of the overlap? Because sociologists might study its large-scale structural aspects, while anthropologists study its lived reality in villages, the rituals, kinship rules. To understand caste fully, you need both perspectives. What's the one difference I must remember? The core difference lies in the method. Deep, immersive fieldwork, anthro, versus broad statistical analysis, socio. Remember that. Okay, now practice saying this. Social anthropology uses qualitative fieldwork in small-scale societies, while sociology uses quantitative surveys in large-scale societies. Anthropology wants to have a deep conversation with a few people at the party, while sociology wants to poll everyone in the room. Great way to put it. Moving on to a short note from 2015 for 10 marks. Archaeological anthropology. Broad micro theme. The role of material remains in reconstructing past human cultures, social organizations, and evolutionary milestones. हमने इसके methods पहले discuss किए थे, but this question is about the branch itself. हाँ, the great archaeologist Gordon Childe ने इसे define किया था as the study of past cultures through their material remains. So it's about making silent objects speak. A broken piece of pottery, a stone tool, इन सब से एक lost world को reconstruct करना. Precisely. यहाँ एक good structure है. Introduction में Gordon Childe की definition से start करो. फिर main body में bullet points use करो to explain its key roles, जैसे कि First, cultural reconstruction. For example, the Great Bath of Mohenjo-daro suggests complex ritual practices. Second, socio-cultural evolution. Tracing big shifts, जैसे hunting, gathering to agriculture. हाँ. Third, environmental interactions. Palynology, study of ancient Poland, से ancient farming practices को समझना. और fourth, reconstructing ancient economy. बिल्कुल, हड़प्पन सील्स जो मेसोपोटामिया में मिली हैं are evidence of long distance trade. और conclusion में कहो कि ये ब्रांच हमारी shared cultural legacy को preserve करती है. Let's get into the cross questions. 1. How is archaeological anthropology different from just history? History primarily relies on written texts. Archaeological anthropology studies material culture, which is crucial for understanding societies that had no writing system, yani most of human history. The Mohenjo-daro Great Bath is a famous example. Why is it so significant? Because it's a massive, well-constructed public structure with no obvious practical use. This strongly suggests it had a ritual or religious purpose, giving us a rare glimpse into the ideology of the Harappan people. What is palynology? How does studying ancient pollen help? It's the study of ancient pollen grains preserved in soil layers. By identifying the types of pollen, archaeologists can reconstruct the ancient environment and figure out what crops people were growing. For a 10-marker, should I focus more on the methods or on the purpose of the field? Focus on the purpose. The question is about the branch itself. Explain what it aims to achieve, using methods and artifacts as your examples. How can I make the conclusion forward-looking? Mention future trends. You could talk about how new technologies like genomic analysis of ancient human remains are merging biological and archaeological anthropology. And the final one, how can a flowchart for the archaeological research cycle be used here too?
It visually summarizes the scientific process behind the conclusions. It shows that these reconstructions aren't just guesses, but the result of a rigorous process: discovery, recovery, documentation, interpretation. Ready to practice? Archaeological anthropology uses material remains to reconstruct the culture, society, and economy of past civilizations. Archaeological anthropology is the ultimate detective story, using physical clues to piece together the lost history of humanity. Exactly. Chalo, aage. Okay, we're moving into some India-specific questions now. This one is a 15-marker from 2014. Critically examine the role of anthropology in contemporary India. Broad, micro theme. The multi-dimensional contributions, applications, and structural limitations of anthropological research in navigating the complexities of modern India. The key phrase here is critically examine. मतलब positives और negatives दोनों डिस्कस करने हैं. बिल्कुल. It's not just a praise report. Margaret Mead ने कहा था anthropology is the study of human behavior shaped by culture. और इंडिया जैसी diverse country में ये एक बहुत important job है. So, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंट्रोडक्शन में मार्गरेट मीड की कोट से कॉन्टेक्स्ट सेट करो. फिर मैं बॉडी को थेमेटिक एरियाज में बांटो. कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्रिटिक्स दोनों के साथ. Okay. First theme. ए कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ट्राइबल डेवलपमेंट. इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन जैसे ट्राइबल सब प्लान की बात करो और फेमस वेरियर एल्विन वर्सेस जीएस घुरे डिबेट मेंशन करो. और इसका क्रिटिकल एंगल क्या है? द क्रिटिकल एंगल इज कि एज अर्जुन अपदुराई पॉइंटेड आउट, पॉलिसी कभी-कभी ट्राइब्स को स्टैटिक म्यूजियम पीसेस की तरह ट्रीट करती है. Okay. Second theme. बी पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी. कोविड-19 के टाइम वैक्सीन हेजिटेंसी को समझना इसका एक ग्रेट एग्जांपल है. द क्रिटिकल एंगल इज कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अक्सर पॉलिसी मेकिंग में बहुत लेट लाया जाता है. Third theme. Social justice and globalization. हाँ, B.R. Ambedkar's anthropological understanding of caste, John Brayman's work on migrant labor और दीपेश चक्रवर्ती का call for decolonizing our methodologies. और लास्ट में? Challenges. DAW. Challenges and marginalization. ये critique का core है. मेंशन करो कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी को मेन स्ट्रीम पॉलिसी मेकिंग में साइडलाइन किया जाता है. नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्राइम एग्जांपल है. और कंक्लूजन? कंक्लूजन में एन के बोस को कोट करके कंक्लूड करो कि एंथ्रोपोलॉजी को रेलेवेंट रहने के लिए इट मस्ट कॉन्स्टेंटली अलाइन इटसेल्फ विद द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट डज क्रिटिकली एग्जामिन रियली मीन इन एन आंसर? It means you must present both sides. For each point, show the contribution, the pro, and then immediately follow up with the limitation or critique, the con. द एल्विन घ्यूरे डिबेट सिंपल टर्म्स में क्या था? Elvin argued for protecting tribal cultures by isolating them in national parks. Ghuriye argued for assimilating them into mainstream Hindu society. This debate has shaped India's entire tribal policy. What does it mean to decolonize anthropology? It means moving away from the colonial era perspective where Western scholars studied primitive natives. It's about empowering local scholars and valuing indigenous knowledge. Why is the Narmada Bachao Andolan a good example of anthropology's marginalization? Because despite numerous anthropological reports highlighting the devastating cultural and social impact of the dam, the final policy decisions were dominated by economic and engineering concerns. The tribal voices were largely ignored. How can I structure my sentences to show this critical aspect clearly? Use transition words like however, despite these contributions, or a critical perspective suggests. These words act as signposts for the examiner. What is the main role of the Anthropological Survey of India? ANSI's primary role is to document the vast biological and cultural diversity of India's population. Their People of India project is one of the most comprehensive anthropological surveys ever conducted. Okay. In India, anthropology critically informs tribal policy and public health, but faces challenges of marginalization in mainstream governance. In India, anthropology is like a wise advisor who offers deep, empathetic insights, but is not always listened to by the people in power. Bilkul say. Okay, another 10 marker from 2014, major subdivisions of anthropology. Broad micro theme, the structural classification of anthropology into its 4 core subdisciplines that facilitate a holistic understanding of humanity. ये क्वेश्चन पहले भी एक पार्ट में आया था, but here it's a standalone 10 marker. हाँ, so हमें crisp, clear और impactful रहना है. इसे फ्रेश बनाना है. So कैसे? इंट्रोडक्शन में एक हाई इम्पैक्ट कोट से स्टार्ट करो, जैसे एल्फ्रेड एल क्रोबर्स मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ साइंसेज एंड द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज. Okay, so that sets a good tone. फिर मेन बॉडी मेन बॉडी में चारों सबडिविजन्स को लिस्ट करो विद अ शार्प फोकस एंड अ पावरफुल एग्जांपल फॉर ईच. ए कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एग्जांपल Malinowski's Kula Exchange. B बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एग्जांपल डोनाल्ड जोहानसन्स लूसी. सी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इसके लिए एक इंडियन एग्जांपल यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. V.S. Vakankar's discovery of the Bhimbetka rock shelters in India. Perfect. Or D. Linguistic anthropology. Example. Franz Boas's work on the languages of the Kwakiutl people. Or conclusion में एक और beautiful quote, perhaps from Ruth Benedict, the purpose of anthropology is to make the world safe for human differences. The use of quotes here seems very effective. Cross questions. 1. Since this question is straightforward, how do I make my answer stand out? Through the quality of your examples. एक specific Indian example जैसे भीमबेटका यूज करना shows deeper knowledge and a connection to the local context. How is this different from the 2017 question that also asked for the branches? The 2017 question was a 20 marker that asked you to elaborate on one branch. This is a 10 marker asking you to just list and briefly describe all of them.
So the focus here is on breadth, not depth. Why is Bhimbetka such a good example for archaeological anthropology in India? Because it's a UNESCO World Heritage Site with rock paintings dating back thousands of years. It provides a continuous record of human life, right in the heart of India. Should I add a flowchart here? Yes, a simple flowchart showing anthropology at the center with 4 branches radiating outwards is perfect for this question. The conclusion mentions Ruth Benedict. What's the significance of her quote? Her quote beautifully captures the core philosophy of cultural relativism. It shifts the focus from just studying people to understanding and respecting their differences. Is it okay if my examples for each branch are the same ones I used in other answers, like Lucy? Yes, it's perfectly fine. Consistently using classic, strong examples like Lucy or Malinowski shows that you have mastered the core case studies of the discipline. Great, let's practice this. The 4 major subdivisions, cultural, biological, archaeological, and linguistic, work together to create a holistic study of humanity. Anthropology is a superhero team with 4 members, each with a unique power, working together to understand the epic story of humans. Chalo, next question. Next, from 2013, a 10 marker. How do you situate anthropology in social sciences? Broad micro theme, positioning anthropology as the holistic, comparative, and integrative nexus of the social sciences. Situate मतलब इसकी place define करनी है in relation to other social sciences. हाँ, Edward B. Tyler ने इसे the study of man in his entirety कहा था. So it's about drawing a map of the social sciences and showing how anthropology connects to everything else. So structure कैसा होगा? इंट्रोडक्शन में टेलर की डेफिनेशन यूज करो. मैं बॉडी को 2 पार्ट्स में बांटो. पार्ट ए, इंटरडिसिप्लिनरी सिनर्जीज. शो करो कि एंथ्रोपोलॉजी दूसरी फील्ड से कैसे कनेक्ट करती है. जैसे सोशियोलॉजी के साथ रैटक्लिफ ब्राउन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. और इकोनॉमिक्स के साथ कार्ल पोलानीज वर्क ऑन नॉन मार्केट इकोनॉमीज. और साइकोलॉजी के साथ मार्गरेट मीड्स रिसर्च ऑन हाउ कल्चर शेप्स पर्सनालिटी. करेक्ट. फिर पार्ट बी, यूनिक कंट्रीब्यूशंस, हाईलाइट 2 थिंग्स जो सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी लाती है. पहला, कल्चरल रिलेटिविज्म, पायनियर्ड बाय फ्रांस बोआस. और दूसरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, द यूनिक फील्ड वर्क मेथड परफेक्टेड बाय मालिनोस्की. और कंक्लूजन में कहो कि इसका यूनिक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस. Okay, cross questions for this. 1. What's the best way to show the integrative nature of anthropology? Use examples that explicitly bridge disciplines. Margaret Mead's work is perfect because it directly connects anthropology, culture, with psychology, personality. What did Carl Polanyi mean by reciprocity and redistribution? He argued that not all economies are about markets. Many societies are based on reciprocity, gift-giving, like the Kula Exchange, or redistribution, a central authority collecting and then giving out goods. How does cultural relativism make anthropology unique among social sciences? While other social sciences might compare societies based on a Western standard, anthropology's cultural relativism insists on understanding each culture on its own terms without judgment. Should I use a table here? Yes, a table contrasting anthropology's holistic, qualitative focus with the more sectoral, quantitative focus of other social sciences would be very effective. What's a common mistake in this answer? Just describing what anthropology does, without explicitly connecting it to other social sciences. The question is about its position relative to others. How do I conclude this answer strongly? Conclude by highlighting its relevance today. State that in our globalized world, anthropology's unique ability to understand diverse perspectives is more important than ever. Anthropology is the integrative hub of the social sciences, connecting them through its holistic and comparative approach. If the social sciences were a solar system, anthropology would be the sun, with other disciplines orbiting it and drawing on its holistic energy. I love that analogy. We are at our final question. A short note from 2013 for 10 marks. Linguistic anthropology. Broad micro-theme. The role of linguistic anthropology in investigating the intersection of language, cultural patterns, and social identity. So it's not just about grammar. It's about how the language we speak shapes how we see the world. जैसे जुगाड़ वर्ड इन हिंदी एक पूरा कल्चरल कॉन्सेप्ट कैप्चर करता है. That's an excellent example. हाँ. For the answer structure, introduction में सपीर की definition, फिर मैं बॉडी को 2 पार्ट्स में बांटूं. ओके. पार्ट ए, पार्ट ए. मेजर सबफील्ड्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेजेस डॉक्यूमेंट करती हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज को सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती हैं. विलियम लबोव स्टडी ऑन AAV इज अ लैंडमार्क एग्जांपल. और एथनोलिंग्विस्टिक्स जो एनालाइज करती है कि लैंग्वेज कैसे कल्चरल सिस्टम्स रिवील करती हैं, जैसे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने किनशिप टर्म्स एनालाइज किए. ओके. और पार्ट बी कोर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स. 2 की थ्योरीज मेंशन करो. पहला, द सेपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस, द आइडिया दैट लैंग्वेज शेप्स आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी. और दूसरा, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन यानी डेल हाइम्स स्पीकिंग मॉडल. और कंक्लूजन में मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट लाओ, जैसे हाइब्रिड लैंग्वेजेस लाइक हिंग्लिश की स्टडी. परफेक्ट. And now for our final set of cross questions. 1. What is the Sapir-Whorf hypothesis in one simple sentence? it's the idea that the structure of a language affects its speaker's worldview. Basically, we think in the language we speak. William Labov's study of ALVE was groundbreaking. Why? Because he proved that African American vernacular English, ALVE, was not bad or lazy English, but a complete rule-governed linguistic system. It was a major blow against linguistic prejudice. How can something as simple as kinship terms reveal complex social structures? The words a culture uses for family, जैसे mother's brother और father's brother के लिए,
अलग-अलग words reveal who is considered important, lines of inheritance, and how the family is structured. The language is a map of the social world. For this short note, what should be the main focus, theories or the subfields? A balanced approach is best. Briefly introduce the subfields to show the scope, and then explain one core theory, like Sapir-Whorf, in a little more detail. The conclusion mentions Hinglish. Why is this a relevant modern example? Because it shows linguistic anthropology is not just about ancient languages. It's a living discipline that studies modern phenomena, like how languages mix and create new identities in a globalized world. And our very last cross question. How does a flowchart like the language-culture nexus help here? It can show a causal chain, linguistic structure, cognitive patterns, social identity, power dynamics. It beautifully summarizes the entire argument. Great! Time for our final practice. Say? Linguistic anthropology studies how language shapes cultural identity and social reality. Linguistic anthropology teaches us that language isn't just a tool for communication. It's the very software our cultural reality runs on. Perfectly put. Wow, what an incredible journey. We have literally toured the entire world of anthropology through these 12 questions. Haan, let's do a super quick energetic recap of everything we've unpacked. Bilkul. Our broad micro theme today was understanding the core concepts of anthropology through its foundational questions. Let's run through them. First, हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप 4 फील्ड अप्रोच से बनता है और इसकी यूनिकनेस इसके होलिस्टिक नेचर में है। सेकंड, बायोकल्चरल अप्रोच ने हमें सिखाया कि हमारी बायोलॉजी और कल्चर हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं। थर्ड, हमने समझा कि एंथ्रोपोलॉजी की असली पावर उसकी ब्रांचेस की सिनर्जी में है जब वो मिलकर काम करती हैं। फोर्थ, आर्कियोलॉजिकल फील्ड मेथड्स जैसे एक्सकवेशन और सर्वे हमें पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने का साइंटिफिक तरीका देते हैं। फिफ्थ, हमने एंथ्रोपोलॉजी की रेलेवेंस देखी, ट्राइबल वेलफेयर से लेकर पब्लिक हेल्थ तक हर जगह इसकी जरूरत है। सिक्स्थ, हमने मेजर ब्रांचेस को फिर से देखा और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में गहराई से डाइव किया। सेवेंथ, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच का सटल डिफरेंस समझा, मेथड और फोकस का। One uses a wide angle lens, the other a zoom lens. Eighth, archaeological anthropology को as a bridge between prehistory and history समझा। Ninth, हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी के क्रिटिकल रोल को एग्जामिन किया, पॉलिसी मेकिंग से लेकर सोशल जस्टिस तक। 10th, हमने मेजर सबडिविजन्स को फिर से लिस्ट करके उनके कोर फंक्शंस को याद किया। 11th, हमने एंथ्रोपोलॉजी को सोशल साइंसेज के बीच में एक इंटीग्रेटिव हब की तरह पोजीशन किया। और फाइनली, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी ने हमें दिखाया कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, बल्कि कल्चर और आइडेंटिटी का ब्लूप्रिंट है। What an incredible map of knowledge. हर क्वेश्चन एक नए दरवाजे की तरह था। तो as we wrap up this deep discussion, here's a final thought for you to mull over. हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी हमें दूसरों को समझने में हेल्प करती है, लेकिन इसका सबसे पावरफुल यूज शायद खुद को समझने में है। The source mentions anthropology provides a mirror for humanity. So, the provocative question to leave you with is this. अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह अपनी खुद की फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी को ऑब्जर्व करें विद अ कंप्लीटली ओपन माइंड, बिना किसी जजमेंट के, आपको उनके रिचुअल्स, लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में कौन सी ऐसी सरप्राइजिंग चीज पता चलेगी जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं की। थोड़ा सोचो इस बारे में। It might change the way you see your own world. और इसी थॉट के साथ आज की ये लर्निंग जर्नी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई तो you know the drill. Subscribe, like and share it with a friend जो हमेशा नया कुछ सीखना चाहता है। हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक और नए सोर्सेज के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।